नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर का क्लास चल रहा है और अभी तक हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 800 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उससे भी पहले हमने कई 1000, 1100, 2000 बहुत सारे प्रश्न उत्तर क्लासेस किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागपुर। तो नागपुर महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नागपुर महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। कई विद्वानों का ये मानना है कि सरहपा भी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, परंतु सर्वसम्मति के साथ स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि स्वीकार किया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ये प्रश्न भी आपका कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वो है परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक घूंट। तो एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, तो किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव। तो सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुज की माल गरे पहिरोगी। ये पंक्ति किसकी है, तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुज की माल गरे पहिरोगी। ये पंक्ति किसकी है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसखान। तो इसके लेखक रसखान हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये पंक्ति भी कई बार नेट में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है, तो तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यानिवास मिश्र। तो विद्यानिवास मिश्र तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक हैं।
और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुम चंदन हम पानी किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है, तो ये निबंध के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारस अखबार। तो बनारस अखबार में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध सरहपा। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और इनका समय क्या है? तो इनका समय है 9वीं शताब्दी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, सरहपा का समय क्या है? तो सरहपा का समय है 9वीं शताब्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लल्लू लाल। तो लल्लू लाल को हिंदी के प्रथम गद्यकार माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पहले गीत लेखक कौन हैं? तो हिंदी के पहले गीत लेखक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विद्यापति। तो विद्यापति को हिंदी के पहले गीत लेखक माना जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पहले दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के पहले दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुधा वर्षण। तो सुधा वर्षण को हिंदी के पहले दैनिक समाचार पत्र के तौर पर माना जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पहले प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के पहले प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड को हिंदी के पहले प्रकाशित पत्र माना जाता है। इसका समय है 30 मई 1826। तो 1826 को उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की प्रथम रचना कौन सी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की प्रथम रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण शतक। तो कृष्ण शतक को हरिओध का प्रथम रचना माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भोपाल मध्य प्रदेश। तो भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता का नाम क्या है? तो अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को अतीत के चलचित्र का लेखक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि ये उपनाम किसे दिया गया है? ये भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है।
18 अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। तो हेमचंद्र को अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कहा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य से लिया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यशोधरा। तो यशोधरा काव्य से ये पंक्ति लिया गया है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं और ये पंक्ति भी कई बार विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं और बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्धू कड़ी कहा है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सद्धू कड़ी। पंचमेल खिचड़ी और सद्धू कड़ी ये दोनों भाषाओं के नाम हैं कबीर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 अमेर हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जही चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। अमेर हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जही चितवत इकबार। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसलीन। तो रसलीन इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 24 अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली। तो खड़ी बोली भाषा में अमीर खुसरो ने मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य के नाम से जाना जाता है और साकेत को आधुनिक युग का लोकप्रिय राम काव्य माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल के लेखक का नाम क्या है? तो अशोक के फूल के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल किस प्रकार का काव्य है या किस प्रकार के विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निबंध। तो ये जो है निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है अशोक के फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरदास। तो सूरदास को अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोहा। तो दोहा को हिंदी का सबसे प्राचीन छंद माना जाता है। 29 आंसू के रचयिता का नाम क्या है? तो आंसू काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद आंसू काव्य के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? 30 तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्षेत्र विशेष से। तो क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं संबंधित होती है, जैसे मेला अंचल, परति परिकथा, जुलूस, ये सभी जो हैं आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं और ये सभी जो है क्षेत्र विशेष पर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरदास, तुलसीदास और जायसी। तो सूरदास, तुलसीदास और जायसी जैसे महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की गई है त्रिवेणी में, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि त्रिवेणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें कितने कवियों के समीक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं? तो 3, और उनके नाम क्या हैं? तो वो हैं सूरदास, तुलसीदास और जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 आत्मजयी के रचयिता का नाम क्या है? तो आत्मजयी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण आत्मजयी के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आत्मनिर्भरता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट।
तो बाल कृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है निबंध के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? तो भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, क्योंकि महादेवी वर्मा ने छायावाद में विभिन्न प्रकार के जो हैं दुख, वेदना, पीड़ा से जुड़े रचनाएं लिखी हैं, तो इसीलिए इनको आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग के चरण कौन हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राचीन और नवीन का समन्वय। तो ये सबसे बड़ा विशेषता है भारतेंदु की कविता का, प्राचीन और नवीन का समन्वय जो है भारतेंदु युग में होता था। और भारतेंदु युग में जो है ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जाती थी, पद्य लिखा जाता था, और खड़ी बोली में गद्य लिखा जाता था। तो पद्य जो है ब्रज में लिखा जाता था और गद्य खड़ी बोली में। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, परंतु ऐसा माना जाता है कि खड़ी बोली का असल विकास जो है वो द्विवेदी युग में हुआ था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि खड़ी बोली का असल विकास किस काल में हुआ था? तो वो है द्विवेदी काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को मिली तथा संस्कृत को कठोर कहा है? तो निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को मिली तथा संस्कृत को कठोर कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजशेखर। तो राजशेखर ने जो है प्राकृत को मिली तथा संस्कृत को कठोर कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू, जिन्होंने पौमचर्यु नामक राम काव्य लिखा था। पौमचर्यु, इनको अपभ्रंश के प्रथम कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह रचना के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी प्रेमचंद। 41, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो आनंद अरुणोदय किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमघन। तो ये प्रेमघन की प्रसिद्ध रचना है आनंद अरुणोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्राचीन और नवीन का समन्वय। 43, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो एक भारतीय आत्मा, ये उपनाम किसे दिया गया है? किस लेखक को या किस इतिहासकार को ये कहा गया है एक भारतीय आत्मा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका किरात। किरात कहा जाता है उनको। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो पहले पंक्ति पढ़ते हैं और फिर बताना है कि इसके कवि कौन है। कटकटान कपि कुंजर भारी दुहु भुजदंड तमकी महिमारी डोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। कटकटान कपि कुंजर भारी दुहु भुजदंड तमकी महिमारी डोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। ये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये पंक्ति भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत ये किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव दास। तो केशव दास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 47, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये उपनाम किसे प्राप्त है कथा सम्राट? तो ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कबीरदास की भाषा को जो है सद्धू कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। 49, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। और ये आत्मकथा के लेखक हैं अमृत राय, जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं। और प्रेमचंद की पत्नी जिनका नाम है शिवरानी देवी, उन्होंने प्रेमचंद घर में नामक एक आत्मकथा लिखा था। इसके अलावा मदन गोपाल ने भी मुंशी प्रेमचंद पर आत्मकथा लिखा है। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अमृत राय, शिवरानी देवी और मदन गोपाल, इन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर आत्मकथा लिखा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम की सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही जो है, मैंने आत्मकथा कह दिया, आत्मकथा नहीं होगा, जीवनी होगा ये। तो ये जो है जीवनी के अंतर्गत आती है कलम का सिपाही। तो जीवनी आपका सही उत्तर है। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद घर में, और मदन गोपाल ने जो रचना लिखा है ये मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर लिखा गया है और ये जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का, परंतु इसके वास्तविक लेखक हैं कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी
आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैत्रेय पुष्पा। तो ये जो है मैत्रेय पुष्पा की अत्यंत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसे। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है। इनसे पहले गारसादा तासी जो एक फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। परंतु हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लेखक का नाम है शिव सिंह सेंगर, और उन्होंने शिव सिंह सरोज नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा था जिसमें 1000 कवि और लेखकों के बारे में कहा गया है। 1000। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 54 कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? तो कामायनी जो है ये किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका महाकाव्य। तो ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत आता है कामायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 किस इतिहासकार ने पहले रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने पहले रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। 57 किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत। 59 रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वीर रस। तो ये जो हैं वीर रस के अंतर्गत आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्वशी। तो उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो फिर से पढ़ते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वो कौन सा कवि है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। तो बिहारी जो है उन्होंने सिर्फ बिहारी सतसई नामक एक रचना लिखा था, और उसी एक रचना की वजह से वो
संपूर्ण हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं सुमन राजे। सुमन राजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो ऋतिकाल को अंधकार काल ये नाम किसने दिया है? तो ये दिया है त्रिलोचन ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो त्रिलोचन ने ऋतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है। 64 यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके रचयिता कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि कौन है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं घनानंद। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? तो इस कथन के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं मैथिली शरणगुप्त। तो मैथिली शरणगुप्त इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वापसी किस विधा की रचना मानी जाती है? तो वापसी जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी के अंतर्गत आती है, वापसी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। 69 विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली। तो इन्होंने जो है मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है, और पदावली के कारण विद्यापति हिंदी साहित्य में बहुत ही चर्चित कवि माने जाते हैं। पदावली के लिए उनको बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई थी। तो ये जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत और अवहट इन दोनों भाषाओं में भी रचनाएं लिखी हैं। मैथिली, संस्कृत और अवहट भाषा में विद्यापति ने रचनाएं लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदवरदाई। तो चंदवरदाई इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो वसंत अत्यंत ही प्रसिद्ध ये कविता है, इसके रचयिता हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो फिर से पढ़ते हैं। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो वो कौन है, उनका नाम क्या है? आप ये प्रश्न नोट कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय जो हैं ये व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग लेकर बहुत ही अधिक प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार का नाम क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 74 शिवा बावनी के रचनाकार का नाम क्या है? तो शिवा बावनी के लेखक का नाम क्या है या कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं भूषण। तो भूषण कवि इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो उनका नाम है बंग महिला और उनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है, परंतु इनका साहित्यिक नाम है बंग महिला, जो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अलका सरावगी। अलका सरावगी। 77 श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? तो श्रद्धा जो है ये किस कृति की नायिका मानी जाती हैं? बहुत ही प्रसिद्ध ये पात्र है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कामायनी। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा, मनु, ईड़ा, ये सभी जो हैं ये श्रद्धा, मनु, ईड़ा ये कामायनी महाकाव्य के अत्यंत ही प्रसिद्ध पात्रों के नाम हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो फिर से पढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 22। तो 22 भाषाओं को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 79 संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आता है संथाली। संथाली, फिर मैथिली, फिर बोडो और फिर डोगरी। ये 4 जो हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में ये 4 नई भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आप नोट कर सकते हैं। 80 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 343(1). तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संविधान हिंदी भारत की राजभाषा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो संसद से सड़क तक काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सुदामा पांडेय धूमिल। तो धूमिल जो है इनका साहित्यिक नाम है, परंतु इनका वास्तविक नाम है सुदामा पांडेय। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है। तो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंगभूमि। तो रंगभूमि में सूरदास नाम का एक अंधा पात्र है जो बहुत ही साहसी और अन्याय के सामने ना झुकने वाला पात्र है, जिसके साथ विभिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचार होता है, परंतु वो झुकता नहीं है। वो अपना ज़मीन जो है जीते जी किसी को नहीं देता है, और अंत में जो उसके दुश्मन हैं, जो उसके शत्रु हैं, वो भी उसके गुणगान करने लगते हैं। तो सूरदास जो है ये रंगभूमि उपन्यास का बहुत ही श्रेष्ठ पात्र है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना मानी जाती है? तो संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 84 सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का अत्यंत ही प्रसिद्ध यशोधरा काव्य से ये पंक्ति ली गई है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी है। 86 पहले किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो फिर से पढ़ते हैं। पहले किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु। अपने हिंदी नवरत्न में उन्होंने देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 सिद्धों ने किस भाषा शैली को अपनाया है, या सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचनाएं लिखी हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संधा या संध्या। संधा या संध्या भाषा शैली को जो है माना जाता है सिद्धों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 750 से 1000। तो 750 से 1000 तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्दिश के दिन के लेखक कौन है? तो गर्दिश के दिन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं कबीर। 91 साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन।
तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। हिंदी के किस साहित्यकार को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी के किस साहित्यकार को पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को ये सम्मान प्राप्त हुआ था सबसे पहले 1968 में। 93 अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कौशली। तो इसको जो है कौशली नाम से भी जाना जाता है। 94 स्नेह लीला के लेखक का नाम क्या है? तो स्नेह लीला के रचनाकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है विष्णु दास। तो विष्णु दास इसके लेखक हैं स्नेह लीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। तो इनकी जो भाषा है वो है पुरानी हिंदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 तो यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके कवि हैं सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकाल के अंतर्गत कौन सा प्रमुख रस है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वीर। इसीलिए आदिकाल को वीर काल या वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि आदिकाल में सबसे अधिक वीर रस का प्रयोग किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के राजाओं के पराक्रम का वर्णन किया गया है, उनके युद्ध पराक्रम का वर्णन किया जाता था वीर रस के माध्यम से आदिकाल के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? 98 तो मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? तो उनका नाम है अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता का नाम क्या है? तो उनका नाम है अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर उनका नाम है। 100 सूरदास के गुरु कौन है? तो सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो उनका नाम है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्लास 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। कल हमारा अंतिम क्लास है और कल हमारा संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर क्लास समाप्त हो जाएगा। आज क्लास 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।